नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झूठे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। डिस्क्लेमर ये है क्योंकि ये बात सदन में अब बीजेपी कह रही है और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जब 3 सवाल पूछे और चैलेंज किया गृह मंत्री अमित शाह को कि मेरे सवालों का जवाब दें, तो जब सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए तो फिर कांग्रेस वॉकआउट कर गई और फिर अमित शाह ने तीनों सवालों का जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है, इसीलिए शुरुआत में उनका बयान सुना पाना संभव नहीं है। आखिर में आपको उनका 4 मिनट से ज्यादा का बयान सुनाएंगे जिसमें राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश उन्होंने किया है। लेकिन यहां पर उससे पहले हम बात करेंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से झूठ लगातार बोलते आए हैं और सच क्या है। सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। I want to ask 3 questions first. That the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commission? Why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, in December 2023, this government changed the law that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commission? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? It is not a question of data. It is a question of stealing the election. पंकज जी, राहुल गांधी को आपने सुना। 3 सवाल राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन के चीफ को लेकर, इसके अलावा सीजीआई को लेकर, फिर सीसीटीवी को लेकर। जी अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। राहुल गांधी इतना बड़ा तो झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, बहुत मैं विनम्रता से उनके एक एक सवाल का बड़ा छोटा जवाब देता हूं, पेशेंस के साथ सुनिएगा। उनका पहला सवाल था कि सीजेआई जो है उसको क्यों हटाया गया। हकीकत यह है रोहित कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कभी राय ही नहीं ली गई। पैनल में डाला जरूर गया था। ये अगर मैं एक एक करके बताऊं, जैसे 2012 में बीएस संपत को बनाया गया, सोनिया गांधी ने उनका सिलेक्शन किया था। सोनिया गांधी कोई पद पे भी नहीं थी, तो प्रधानमंत्री भी नहीं थी। अब किस हैसियत से सोनिया गांधी ने किया था, आई डोंट नो। एक नवीन चावला थे, उनका अपॉइंटमेंट किया था इसी सोनिया गांधी ने, बिना किसी कंसल्टेशन के। सीजीआई तो छोड़िए, विपक्ष का जो एक पैनल में विपक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त सुषमा स्वराज होती थी, उनसे भी नहीं पूछा गया। सुषमा स्वराज ने ऑब्जेक्शन डालते रह गए, चुनाव हो गया। उससे पहले आ जाइए, आपको पता होगा एक एमएस गिल हुआ करते थे इस देश में चुनाव आयुक्त। एमएस गिल पहले कांग्रेस के सदस्य थे। एक दिन सोनिया गांधी ने फोन किया कि तुम कांग्रेस में तो कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे चुनाव आयुक्त बन जाओ। बोला ओके मैडम। मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खत्म हुआ, मैडम मैं तो फिर से रिटायर कर गया। तो बोला फिर से तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो। कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बोला कि तो मैडम सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करके खुश नहीं हूं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त था, सिर्फ कार्यकर्ता बनकर कैसे रहूंगा। एक काम करो, तुम मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाओ। उन्होंने खेल राज्य मंत्री बना दिया। ऐसे चलता था, पहले कांग्रेस, चुनाव आयुक्त, फिर कांग्रेस। और ये सब किसी की सलाह से नहीं, किसी की सलाह से नहीं। खेल राज्य मंत्री बनाया होगा तो अच्छे प्लेयर रहे होंगे किसी ना किसी फील्ड में। अरे गोटी तक पकड़नी नहीं आती थी कैरम की, खेल का तो छोड़ ही दीजिए, खेल का क्या नहीं पता था उनको। लेकिन बना दिया। मेरी मर्जी, मेरे बाप का देश है, मेरे दादा का देश है, मेरे परदादा का देश है। मैं बनाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको अपॉइंट करूंगा। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये तो सोनिया गांधी का होगा। इससे पहले इनके खानदान के पहले वारिस आ जाइए, राजीव गांधी। राजीव गांधी जब चुनाव हुआ और जब ये 2 सीट से 80 सीट आई बीजेपी, तो राजीव गांधी ने कहा कि चुनाव में फ्रॉड हो गया जी। और उन्होंने कहा कैसे, तो ये 2 से हम हर तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बीजेपी 80 आ ही नहीं सकती, तो सबसे पहले तो चुनाव आयुक्त को हटा दो। तो सर उसके लिए प्रोसेस है। बोले प्रोसेस जाए भाड़ में, मैं चाहता हूं हटाओ तो हटाओ, और हटा दिया। उससे पहले आ जाइए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राजनारायण वाले केस में हार गई, उसके बाद तो वो कोर्ट में पूरा गया। पहले इनको जिता दिया गया था, पहले इंदिरा गांधी को। बाद में कोर्ट गए राजनारायण, वहां से कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये ज्यादा गिनती आई है, तो कहा कि अच्छा
तो चलो ऐसे अपने से पॉइंट करती थी। आज मेरा मन किया कि रोहित को करें, पंकज को करें, कोई मैडम मेरिट मेरिट या भाड़ में, मेरा मर्जी। अरे इस देश में अपने लिए खाना बनाने वाले बावर्ची को राष्ट्रपति बनवा दिया इन्होंने। ठीक ये है इनका, ठीक ये है तो पंकज पहला जी, इनका सवाल का ये आप है। और विस्तार से राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करें उससे पहले मैं नवीन चावला की नियुक्ति और बीएस संपत की नियुक्ति पर थोड़ा जानकारी दर्शकों को साझा कर देता हूं। नवीन चावला की नियुक्ति पर विवाद। यूपीए सरकार के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पद से चुनाव आयुक्त बनाए गए। यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की गई, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी होने के कारण नवीन चावला को नियुक्त किया गया। चावला को इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान विश्वसनीय अधिकारी माना जाता था। 1977 में शाह कमीशन ने आपातकाल की जांच की, जिसमें चावला को सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। कमीशन ने पाया कि चावला ने गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल नरसिंह महाराजा को गिरफ्तार करने के लिए झूठे सबूत जुटाए थे। 31 जनवरी 2009 को तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को पत्र लिखकर चावला को हटाने की सिफारिश की गई। गोपाल स्वामी ने आरोप लगाया कि चावला ने चुनाव आयोग की बैठकों के दौरान ब्रेक लेकर कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों से संपर्क किया, चुनाव आयोग की गोपनीय जानकारी साझा की, जो एक दल के हितों को बढ़ावा देने वाला था। पंकज जी, नवीन चावला के बारे में जानकारी दी, आगे बीएस संपत के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन नवीन चावला पर पहले बात कर लेते हैं। नवीन चावला में एक और मेरिट था जो आप लोग को शायद पता नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ एक किताब लिखी थी जिसमें मदर टेरेसा को बहुत महान बताया था और मिशनरियों के कार्य को भारत में नोबेल बताया था। सोनिया गांधी को यही चीजें भा गई। यही तो आदमी है जो सारे मिशनरियों को अच्छा बता रहा है और सोनिया गांधी को महान संत बता रहा है। इसको सबसे बड़ा पद देना चाहिए इस देश में। वेटिकन से आई है ना, वेटिकन वाले देश से, इटली से। तो इनको बड़ा बढ़िया लगा हो कि अगर चावला होके अगर ये इतना क्रिश्चियनिटी के लिए कर सकता है तो इसको तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना ही चाहिए। चलो जी, आज से इसका अपॉइंटमेंट करो। ये है नवीन चावला। पंकज जी, आज मतलब नवीन चावला में तो ये बातें जो खुलकर आई हैं, आज के लोगों को पता लगेगा, चौंक जाएंगे। मतलब चुनाव आयोग की मीटिंग छोड़कर कांग्रेस से फोन पर कनेक्ट हैं या उनकी बैठक में चले जा रहे हैं? और चले नहीं जा रहे थे। ये पहली बार हो रहा था कि सोनिया गांधी तो कोई पद पे थी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थी। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे। लेकिन देश का मुख्य चुनाव, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त मैडम 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 करके उनके आगे पीछे कटोरा लेके घूमता था कि मैडम कुछ तो डाल दीजिए। ये हाल था। मैडम के अलावा आज तक कुछ बोला नहीं, चमचा था जी, और कोई इसमें मेरिट नहीं था। अब बीएस संपत की नियुक्ति का विवाद भी एक बार बता देते हैं दर्शकों को। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के पद से चुनाव आयुक्त बनाया गया। बीएस संपत की नियुक्ति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सिफारिश पर की गई। सीईसी की नियुक्ति के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने एक कॉलेजियम सिस्टम की मांग उस वक्त की, जिसमें सीजीआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते ताकि नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आडवाणी ने तर्क दिया कि सरकारी प्रभुत्व वाली प्रक्रिया चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। कांग्रेस सरकार ने सुझाव को खारिज कर दिया और सीधे संपत को सीईसी नियुक्त कर दिया। कम से कम पंकज जी, आज सिस्टम में तो है विपक्ष वाले 33% है, कम से कम सिस्टम में नहीं है, पारदर्शी है। एक कैबिनेट बैठता है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी बैठते हैं और देश का कानून मंत्री बैठता है और सरकार भी बैठता है, और जो सबसे मेरिटोरियस उसमें होता है, सबसे सीनियर होता है, उसको बना दिया जाता है। बीएस संपत जूनियर थे, ये लायक नहीं थे, लेकिन इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि सोनिया मैडम चाहती थी। सोनिया मैडम प्रधानमंत्री भी नहीं, पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था जी, पीएम जिसको बोल दिया उसको अपॉइंट कर लिया। ऑब्जेक्शन लगा सकता था प्रतिपक्ष वाला, बेचारा सीजीआई से तो आज तक न पूछा था न पूछा। और अब जब चूंकि देश का कानून मंत्री आ गया है, और अच्छा एक चीज और है, लोग बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सीजीआई को क्यों हटाया। सीजीआई को इसलिए हटाया कि न्यायपालिका का काम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भी स्यूडो जुडिशियल यानी क्वासी जुडिशियल उसको बोलते हैं, वो अपने आप में एक बॉडी है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। जाके संविधान पढ़ लीजिए ना। इसलिए देश के कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, ये अलग बात है कि ये जाते ही नहीं और इनसे कई बार बुलाया, हाँ ये भाग जाते हैं ये। आपने संविधान की बात की तो मुझे एक वीडियो याद आ गया पंकज जी। आजकल क्या 2-2.5 साल से ना कॉपी लेकर चल रहे हैं वो लाल वाली।
तो मुझे वो वीडियो याद आ गया, वो वीडियो दिखा देते हैं और राहुल गांधी उसके साथ कुछ क्या कह रहे हैं उस कॉपी को लेकर, संविधान को लेकर उनके शब्दों में, वो भी सुना देते हैं। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ, न्याय के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखा है, पहली लाइन है कि ये देश हर एक नागरिक का है। पंकज जी, एक तरफ राहुल गांधी बोलते हुए आपको सुनाई नजर आए और एक तरफ एक कॉपी पर कोरे पन्ने आपको दिखते हुए नजर आए। अभी ये भी झूठ है क्या? नहीं, ये जो संविधान वाली प्रति है ना, नागपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें सारे कांग्रेसियों को बांटी गई थी। तो उसी में से, जैसे कि देखिए, कांग्रेसियों को बांटी गई तो वो चुपचाप जानते थे, बंद करके रखे हुए थे, लेकिन बांटने वाले ने गलती की कि एक पत्रकार को भी दे दिया कि आप भी एक संविधान की प्रति रख लीजिए। अब जब वो पलट के देखा तो अंदर के सारे पन्ने कोरे, और बाकी से पूछा कि भाई साहब आपको क्या मिला? बोला हम अंदर सब खाली है। बोला कि ऊपर सिर्फ लाल कलर का एक जिल्द लगी हुई थी और अंदर खाली पन्ने थे, और उसमें भारत का संविधान ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा कि यार, जिसका दिमाग कोरा, पन्ने भी कोरे। ऐसा संविधान देश को पढ़ा रहे हैं क्या कि जो मेरा मन करेगा वही लिख देना उसमें? ये संविधान है। तो इनके दावे भी इसी तरीके से कोरे हैं, इनके दावे भी इसी तरीके से कोरे हैं। मैं एक बात आपको ईमानदारी से बताऊं, राहुल गांधी को लेना देना ही नहीं है इन सब चीज से। वो आदमी जबरदस्ती पॉलिटिशियन उसको बना के रखे हुए हैं, क्योंकि वो राजीव गांधी का बेटा है, सोनिया गांधी का बेटा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आदमी आता है विजिटिंग फैकल्टी की तरह, जज से अटेंड करता है, भाग जाता है, बीच संसद के सत्र में चला जाता है, बीच चुनाव में चला जाता है, चुनाव के पहले जाता है, चुनाव के बाद चला जाता है, उदाहरण भी देता है तो ब्राजीलियन का उदाहरण देता है, विदेशियों का उदाहरण देता है, बात भी करता है तो अंग्रेजी में बात करता है। आप लोग जबरदस्ती उसको सुधारने पर लगे हुए हैं। नहीं, वो नहीं सुधरे। वो विपक्ष वाले भी, बीजेपी वाले भी लगे हैं पंकज जी, बीजेपी वाले भी लगे हैं। नहीं, वो आदमी क्या करना चाहिए? अच्छा, मान लिया कि चलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पॉलिटिक्स में जबरदस्ती कल को बैठा दिया गया कि आपको नेता प्रतिपक्ष में आएंगे, सरकार के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे कि हाँ सब बिक गया है, सब चुनाव हो गया है, सब फर्जी है, सब चलो हम चलते हैं, टिकट कटाओ रे। नहीं तो किसी और को दे देना, इतने बड़े बड़े नेता हैं, किसी और को दे दे। अरे दिक्कत यह है कि कांग्रेस में कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बोला ले तो ले, लेकिन रहना तो राहुल गांधी को डिफेक्टो है ना। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अभी के बिहार चुनाव नहीं दिखा। नहीं, मेन बात है कि जैसे बनाने से क्या फायदा। मैं एक उदाहरण बताता हूं। कांग्रेस में द सो कॉल्ड चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। अभी बिहार चुनाव के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम गए इस्तीफा लेकर। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा, खड़गे साहब ये रहा मेरा इस्तीफा। तो उन्होंने कहा कि माए बाप हम इस्तीफा ले क्या करेंगे, राहुल जी को सौंपिए। बोला आप राष्ट्रीय अध्यक्ष? बोला उस सबको पता है, चुपचाप सौंपिए। और उनका इस्तीफा, हाँ जी सच्चाई बात है। तो मजाक आप कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लेने के लिए तैयार है कि राहुल जी बगल में है, द टी शर्ट मैन, उनको दे दीजिए। और ये हुआ है। ये द सुपरमैन द टी शर्ट मैन आप कहां से ले आए? ये है ही, जाके पूछे। और शकील अहमद कल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि कांग्रेस में कोई भी कुछ भी रहे, अंत में राहुल गांधी की चलेगी। अरे सीट बंटवारे के लिए तेजस्वी यादव गए दिल्ली कि कांग्रेस में बात किससे करे, तो पता चला कि राहुल जी विदेश गए हैं। बोला और किससे बात करे? बोला खड़गे जी ने जैसे ही सुना कि हमसे बात करने आया है, वो कहे हम अस्पताल में, हम नहीं कर सकेंगे। कल को जाके कोई राहुल गांधी को पसंद नहीं आया तो नीचे हो गया तो लेने के देने पड़ जाए। बिल्कुल पंकज जी, यही बात है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में सवाल किए, उन सवालों के जवाब में हमने जो रिसर्च निकाली उस पर हमने बातचीत और मैं जल्दी जी पंकज जी जल्दी उनका 2-3 सवाल और कर लेते। एक, उन्होंने ये कहा कि ईवीएम का एक्सेस हमें क्यों नहीं दिया जाता। हे महाराज, आपको पता नहीं कि जब भी ईवीएम आता है तो एक मॉक पोल पहले किया जाता है, उसके बाद ओरिजिनल वोटिंग होती है। वो मॉक पोल कौन करता है? हर पार्टी का पोलिंग एजेंट। जैसे एक बूथ पे अगर 4 दल के उम्मीदवार खड़े हैं तो चारों दलों का उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट रहता है, और जो चुनाव अभिकर्ता होता है वो कहता है कि सब एक वोट डाल के देखो सही हो रहा है कि नहीं। तो कांग्रेस वाला दबा के देखता है, पंजा छापे, हाँ जी सही आ रहा है, पर्ची निकली तुम्हारी, हाँ तुम कमल पे, तुम साइकिल पे, सबका ठीक ठाक है ना जी, हाँ चलो साइन करो, अगर ठीक है तो साइन करवाता है। तब ये शुरू होता है उनके सामने, और जब खत्म होता है तो उसके बाद फिर से कराया जाता है कि तुम लोग सब सामने खड़े थे ना सारे पोलिंग एजेंट, हाँ
सब कुछ ठीक ठाक हुआ, हाँ फिर से साइन करो, तुम्हारे सामने सील किया जाएगा और तुम्हारे सामने सील खुलेगा भी। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस है। आखिर में पंकज जी तो है ही ना। सीसीटीवी वाला जो आरोप लगा रहे थे, अरे सीसीटीवी में देखिए क्या है, उसमें नियम यह है कि 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रहता है चुनाव में। अगर आपको चुनाव में कोई गड़बड़ी रही तो विद इन 45 डेज आपको अप्लाई करना होता है कि भाई हमको शक है। 45 दिन तक ये सब चुपचाप रहेंगे क्योंकि सीसीटीवी सामने आ गया तो हकीकत आ जाएगी। तो 45 दिन तक चुप रहेंगे। उसके बाद भी प्रावधान है। बाद में फिर भी अगर 45 दिन तक आपका बर बीमार पड़ गया, डायरिया डिसेंट्री आपको होता रहा, नहीं अप्लाई कर सके, तो आपको कोर्ट जाना होता है। हाईकोर्ट की माई बाप एक सीसीटीवी फुटेज हुआ करता था, उसको बता दिए तो कोर्ट के पास वो जमा रहता है। न्यायपालिका के आदेश के बाद वो आ सकता है, लेकिन इनको तो कोर्ट जाना नहीं है। इनको तो सिर्फ नैरेटिव फैलाना है ना। बिल्कुल। भारत का चुनाव का जो सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। दुनिया में वर्ल्ड सबसे बेहतरीन अगर चुनाव का कोई सिस्टम है तो ये इंडिया में है। लेकिन इनको बता दिया किसी ने कि चुनाव रिग हो गया, इसके नाम पे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, चुनाव रिग हो गया इसके नाम पे पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, तो है नेपाल और श्रीलंका में भी हो गया तो यहां पर भी कर लेंगे और ऐसा धमकियां दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उन आरोपों की सच्चाई कितनी है अब वो अमित शाह बताएंगे आपको। यहां पर अपने बयान में पार्लियामेंट में 4.5 मिनट आपको और वक्त देना होगा अगर राहुल गांधी के इन झूठ का पर्दाफाश आपको चाहिए तो। बाकी कांग्रेस सरकारों में कैसे नियुक्तियां होती थी वो हमने चर्चा कर ली, जो हमारी जिम्मेदारी थी बताने की। बाकी गृहमंत्री अमित शाह को सुनिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। और तीसरा शार्प क्वेश्चन था सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए। कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है हार्द में समझ रहा हूं ये क्यों कर रहे। ये 3 इसके जवाब थे। मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ये सभी इसी प्रकार से हुए। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयोग को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91 जब 89 में चुनाव आयोग आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर, 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त और 8, 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई और हम जवाब भी देते। 2023 में एक अनूप वरणवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हाँ बोला सर। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये तीन लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी, ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। भाई 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी। अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और बीएस संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है। नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर, सुने नहीं, हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है।